नमस्कार बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 33 में हम इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में दिया गया है कि 1815 के बाद यूरोप में दोबारा से रूढ़िवाद आ गया। कैसे आया? क्योंकि 1815 में नेपोलियन जब हार गया तो यूरोप की जो सरकार थी उन सबका झुकाव दोबारा से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। रूढ़िवाद का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग पुरानी परंपराओं और पुराने विचारों से बंधे हुए रहते हैं और उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं, नई चीज़ को अपनाना नहीं चाहते, वह कहलाता है रूढ़िवाद। तो जब नेपोलियन जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद यूरोप में दोबारा रूढ़िवाद आ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। क्योंकि ये लोग रूढ़िवादी थे तो इन्होंने क्या किया, जब नेपोलियन हार गया तो दोबारा सभी संस्थाओं पर और अपने रीति रिवाज और परंपराओं को थोप दिया और सभी जगह पर जो तीव्र गति से परिवर्तन चल रहे थे उनको रोककर क्रमिक परिवर्तन, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा जाता था, का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। जो ये सम्मेलन था, एक गोष्ठी थी, सेमिनार था, जिसको किसका नाम दिया गया? कांग्रेस का। इसका आयोजन वियना देश में किया गया और इस आयोजन को किसने चलाया? इसकी अगुवाई की? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। इस कांग्रेस में वियना संधि में हस्ताक्षर किए गए। क्योंकि ये जो संधि एक तरह से होता है एग्रीमेंट टाइप, समझो, दो देशों के बीच या अलग अलग देशों के बीच जब किसी चीज़ पर सहमति होती है तो उसको बोलते हैं संधि या एग्रीमेंट। तो जब क्योंकि ये संधि वियना में की गई थी, इसके लिए इसको वियना संधि का नाम दिया गया। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कि 1815 में वियना में जो वियना संधि की गई थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। नंबर 1, फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनः स्थापना। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो बूर्बो राजवंश का जो आधिपत्य था वो समाप्त हो गया था, लेकिन 1815 की वियना संधि के अनुसार सबसे मुख्य बात इसमें रखी गई कि फ्रांस में दोबारा से बूर्बो राजवंश की स्थापना की जाए। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़ि व्यवस्था कायम करना था। वियना संधि के अनुसार ये तय किया गया, या वियना संधि का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि यूरोप में दोबारा से एक नई रूढ़ि व्यवस्था, परंपरा शुरू की जाए और उसे कायम किया जाए। तीसरा, फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। कि भाई, इस संधि की मुख्य विशेषता यह भी थी कि नेपोलियन के समय में फ्रांस ने जिन जिन इलाकों को जीता था, जिन जिन राज्यों को जीता था, उन सब पर से उसका राज्य हट गया, राजपाट हट गया, जो उसने नेपोलियन के समय में जीते थे। अगला है, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के लिए नए राज्यों की स्थापना। क्योंकि नेपोलियन के समय में फ्रांस राज्य दर राज्य आगे बढ़ता जा रहा था और नए नए राज्यों को अपने में मिलाता जा रहा था। तो जो ये वियना संधि हुई, इसमें फ्रांस के सीमा विस्तार, सीमा का मतलब होता है बेटा बाउंड्री, कि मान लो जैसे आपका घर है तो आप अपने घर की बाउंड्री, आप उतने ही दायरे में रह सकते हो ना, उतनी बाउंड्री तक,
लेकिन उस बाउंड्री से आगे जाकर दूसरे घर को अपने में मिला लेना, उसको बोला जाता है सीमा विस्तार, कि अपनी सीमा का, बाउंड्री का आपने कैसे विस्तार बढ़ाया। तो ऐसे ही नेपोलियन के समय में फ्रांस ने सीमा विस्तार किया था, अपने देश की सीमाओं को, बाउंड्रीज़ को बढ़ाया था दूसरे राज्यों को, देशों को जीतकर। तो उस पर रोक लगाने के लिए नए राज्यों की स्थापना की गई। अब इसमें जो दो मुख्य नेता उभर कर आए थे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। नंबर 1, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है ड्यूक मैटरनिक। आज हम ड्यूक मैटरनिक के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से लेकर 1848 तक के काल में, काल का मतलब समय में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। देखिए, ये बेटा मैं ये आपको बीच में बताना चाहूँगी कि कई बार आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये वाली टिप्पणी किसने की थी। तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये वाली टिप्पणी ड्यूक मैटरनिक ने की थी कि अगर फ्रांस छींकता भी है तो यूरोप में, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका दूसरे शब्दों में क्या अर्थ है कि अगर फ्रांस में ज़रा सी भी हलचल होती है, कोई भी चेंजेस होते हैं, तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना का मतलब दोबारा बनाना किसी चीज़ को, एवं पुराने राजतंत्र, रूढ़िवादी तंत्र, पुराना राजतंत्र कैसा था वहाँ का, रूढ़िवादी, वो पुराने उस पर ही चले जा रहे थे कि यही कर देने वाले लोग ये हैं, इन्होंने इस कुल में जन्म लिया, कुलीन वर्ग में, तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जन्मजात लोगों को जो विरासत में ही अधिकार प्राप्त हो जाते थे। पुरानी परंपराओं की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसका मतलब हम संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि जो ड्यूक मैटरनिक थे वो पुरानी परंपराओं के, रूढ़िवादी विचारधाराओं के समर्थक थे, और फ्रांस में नेपोलियन की हार के पश्चात उन्होंने इन रूढ़िवादी परंपराओं को दोबारा से स्थापित करने में सक्रिय यानी कि एक्टिव भूमिका निभाई। अब अगला हम पढ़ेंगे ज्यूसेपी मैत्सिनी के बारे में। ये देख रहे हैं आप, इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। ये तो आप जानती हैं कि जब भी कोई देशभक्त या नेता किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अंजाम भुगतना पड़ता है। तो क्योंकि इन्होंने भी लिगुरिया में क्रांति की थी, तो उसके लिए इनको 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। एक का नाम क्या था, यंग इटली, और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। इसका मतलब ये यंग लोगों यानी कि युवा लोगों में युवाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। जो ये मैत्सिनी थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये युवाओं के हित में कार्य करना चाहते थे, युवाओं को साथ लेकर चलना चाहते थे, तो इन्होंने उस राजतंत्र का
जो उतने समय से चला आ रहा था, पुराने समय से, उसका विरोध किया और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने, प्रजातांत्रिक, प्रजा जमा तांत्रिक, कि जिसमें जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक। तो ये ऐसे सपने देखते थे, ऐसा सोचते थे कि जो राज्य का शासन है या देश का शासन है उसकी बागडोर जनता के हाथ में होनी चाहिए। जनता के हाथ में बागडोर का मतलब है कि जनता स्वयं एक अपना नेता चुने जो उस शासन को चलाए, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा गद्दी पर बैठना, फिर उसका बेटा गद्दी पर बैठना, इसके वो खिलाफ थे। तो ये प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति के थे और ये चाहते थे कि देश में प्रजातंत्र कायम हो। उनके इन सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया, ऐसे लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जो पुरानी परंपराओं का अनुसरण करते थे। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब आपने ये तो ऊपर पढ़ा मेटरनिख के बारे में, और अब नीचे आप मेत्सिनी के बारे में पढ़ रहे हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेटरनिख जो थे वो रूढ़ि परंपराओं के पक्षधर थे। वो पुरानी परंपराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को कायम करना चाहते थे। लेकिन मेत्सिनी क्या चाहते थे कि देश में प्रजातंत्र हो, युवाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। इसीलिए मेटरनिख जो थे वो इनके दुश्मन थे और इसलिए उन्होंने मेत्सिनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो बेटा ये था आज की वर्कशीट के बारे में। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर ही आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बेटा सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को भी देखें, पढ़ें, समझें, और साथ में बुक में जहाँ ये चैप्टर दिया गया है उससे भी कंसल्ट करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर रजिस्टर में करके उसकी पिक मुझे कल शाम तक सेंड कर दें। थैंक यू बच्चों।